ऑफ रोडिंग के दौरान तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी 4x4 गाड़ी में। नंबर वन इज़ योर व्हील बेस, मतलब आपके फ्रंट के टायर और आपके बैक के टायरों के दरमियान फासला कितना है। नंबर टू आपका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, और नंबर थ्री आपका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं गाड़ी के वेट की बात नहीं कर रहा, वेट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं अभी इन तीनों चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूँगा। आपका व्हील बेस क्या है? आपके फ्रंट टायरों का सेंटर, पिछले टायरों का सेंटर, ये गाड़ी का व्हील बेस होता है। कुछ ब्रांड्स ने तो इसको इतनी अहमियत दी है कि उन्होंने अपना नाम भी ये रखा है, जैसे लैंड रोवर 110, लैंड रोवर 90, 110 110 इंच हो, जो 90 है वो 90 इंच हो गए। सुजुकी जीप पोठवार या जिम्नी की हम बात करें, वो 80 इंचेस 80 इंच होते हैं जी। लैंड क्रूजर्स की बड़ों की बात करें, इंटरकूलर्स की बात करें, निसान पेट्रोल्स की बात करें, तो 105 से लेके 110 इंच के दरमियान में उनका व्हील बेस होता है। तो जितना व्हील बेस छोटा होगा या बड़ा होगा, उसके प्लस माइनस दोनों के हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, छोटा व्हील बेस, टर्निंग में फ़ायदा है, हम्प्स पे से आपने गुजरना है, पेट नहीं मारेगी गाड़ी। लेकिन उसके नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम एरिया है, 8-10 फुट का कीचड़ है या जहाँ पे ज़्यादा खतरा है, तो चारों टायर इकट्ठे दाखिल होंगे उसमें। लॉन्ग व्हील बेस का फ़ायदा ये है कि वो अगले दो टायर जब दाखिल होंगे, पिछले ग्रिप कर रहे होंगे, बाय द टाइम पिछले वाले एंटर होंगे, अगले निकल चुके होंगे ग्रिप वाले एरिया में। इसी तरह लंबी गाड़ी को स्टीप टर्न्स होते हैं पहाड़ों में, चढ़ाई भी है, उतराई भी है, ऊपर से टर्न भी आ रहा है, तो आपको मुश्किल है। तो इसलिए अच्छा, लंबे व्हील बेस का एक ये भी नुकसान है कि वो अगर हम्प्स हैं तो उसमें वो लगेगी दरमियान से, वाइस वर्सा, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। इसी तरह एक एडवांटेज व्हील लंबे व्हील बेस को ये भी है कि आपका जो गाड़ी का सेंटर होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट व्हील बेस के सेंटर से। आपने देखा होगा बसों में टायर उछले भी स्पीड ब्रेकर से, दरमियान वाला बंदा इजी रहता है, जो टायर के ऊपर वाला होता है वो तो फिर प्रॉब्लम में थोड़ा होता है। लेकिन जितना व्हील बेस बढ़ता जाएगा, आपकी गाड़ी का रोड बैलेंस, ग्रिप, उसकी टर्निंग रेडियस, ये सारी चीज़ें उस पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं आपके व्हील बेस पे। इसी तरह एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें उन दोस्तों के लिए जो गाड़ियों को दरमियान में से या उनको मॉडिफाई करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो मैंने अक्सर देखी हैं, यहाँ तक कि यूरोप में भी मैंने देखी हैं कि जैसे सुजुकी जिम्नीज हैं या सैमुराइज हैं या पुरानी जो गाड़ियाँ हैं, उनको वो फ्रंट के दरवाजे के बराबरी में दूसरा दरवाज़ा लगा के 4 डोर कन्वर्जन करते हैं। 37 इंच का इसका फ्रंट का दरवाज़ा है। अब अगर आप 37 इंच पिछला दरवाज़ा करेंगे, उसमें कोई 4 इंच का पिलर डालेंगे, ये तक या 3 इंच का भी डाल लें, तो अगर आपके 40 इंच बढ़ गए, तो 80 इंच इसका व्हील बेस है, उसको आपने ले गए 120 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट वही रखी है आपने, लेकिन व्हील बेस आपने बना दिया बड़ी लैंड रोवर, लैंड क्रूज़र से भी कोई 10 इंच ज़्यादा। तो आप देख लें कि कितना आपको वो टर्निंग रेडियस कितना खराब होगा आपका। आपके टर्न्स में गाड़ी कितनी इफ़ेक्ट होगी, आपके प्रॉब्लम एरियाज़ में वो कितना वल्नरेबल हो जाएगी, अपना पेट और बॉडी मारेगी बीच में से। तो व्हील बेस जब भी आप गाड़ी को एक्सटेंड करते हैं, उतना करें, जैसे जेन्युइन लॉन्ग केसेस में टोटल 23 इंच वो लंबी होती है शॉर्ट व्हील बेस से, लेकिन 13.5 इंच दरमियान से होती है, 9.5 इंच पीछे से होती है। तो उन्होंने एक बैलेंस दे दिया है, ठीक है? इसी तरह एक्सटेंशन में जब भी आप एक्सटेंड करें, हाँ, जैसे अब यूरोप में मैंने कुछ देखी है नेट पे तस्वीरें, वो बढ़ाई होती हैं उन्होंने, लेकिन उसको फिर कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करते हैं, वो 5-5, 6-6 इंच को लिफ्ट देते हैं। 2-2, 3-3 इंच टायर्स की मदद से ऊपर जाते हैं, बॉडी लिफ्ट्स होती हैं, जस्ट टू कॉम्पेंसेट द एलिमेंट ऑफ बीइंग स्टक या हिटिंग द सेंटर ऑफ द व्हीकल। तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि उनको फिर लिफ्ट देते हैं, उसके स्टीयरिंग की ज्योमेट्री चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी नीचे है और आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। हाँ, आप कहते हैं कि जी हमने ऐसी जगहों पे जाना ही नहीं है, हमने लोडिंग के लिए करना है, सिंध के एरियो में या इधर पहाड़ों में अक्सर लोग लंबी करते हैं, सवारियाँ ज़्यादा बिठानी होती हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है,
कोई इशू नहीं है, आप उसके साथ खुश है तो चलें, लेकिन इसको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर आप अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रोवर का सबसे बड़ी गाड़ियों में लैंड रोवर का सबसे बेस्ट होता है। जो ये आपकी विलीज जीपें हो गई या पुरानी जो वॉर मॉडल्स की हैं, वो तो बहुत ही बेहतर होता है। ऑलमोस्ट उसके फ्रंट के बम्पर के नीचे टायर का फ्रंट होता है। मसलन अगर आपका 60-70 डिग्रीज का भी कोई चढ़ाई आएगी तो टायर चढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ये कुछ, अब जैसे डबल कैबन की मिसाल आप ले लें, दुनिया की सबसे हार्डकोर ऑफ-रोडिंग मशीन है, लेकिन पिछले टायर से डाला पीछे बहुत पीछे होता है। आप जब भी 45 डिग्री की स्लोप से ज़्यादा स्लोप पे उतरेंगे, आपका डाला लगेगा। इसी तरह कुछ बड़ी लैंड क्रूज़र्स में भी ये है कि उसका बॉनेट एरिया बहुत लंबा होता है, टायर से आगे बहुत में 35 डिग्रीज़ का अप्रोच एंगल होता है। तो जब भी आपको 40, 45, 50 डिग्री की स्लोप मिलेगी, आपकी गाड़ी उस पे नहीं चढ़ सकेगी, वो बम्पर पहले हिट कर देगी। कुछ लोग विंच लगाते हैं, वो उनका रीजनेबली गुड अप्रोच एंगल होता है, जब लेकिन जब वो विंच लगाते हैं तो वो उसको इतना एक्सटेंड कर देते हैं, बम्पर इतना आगे ले जाते हैं कि वो आपका अप्रोच एंगल खराब कर देते हैं। यही केस, यही फार्मूला डिपार्चर एंगल है का है उतरते टाइम और अप्रोच एंगल का है चढ़ते टाइम, ताकि आप इन चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको समझें। एक और फैक्टर होता है, जैसे डबल कैबन है, अगर वो फुली लोडेड हो तो कंफर्टेबल तो हो जाती है उसका डाला, लेकिन अगर टायर के बहुत पीछे वेट है तो जब आप उसको हाईवेज पे टर्न करके वापस लाएंगे तो पीछे से गाड़ी वजन की वजह से वो झोल मारती है। तो अगर अप्रोच एंगल, लॉन्ग व्हील बेस लंबा है लेकिन अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल ठीक है, तो आपकी गाड़ी बैलेंस में रहती है। और ऑब्वियसली दरमियान में आपका जो, अगर आपने मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशंस की तरफ जाना है तो आपके गियर को, 4x4 को, शाफ्टों के एंगल्स को, जितनी शाफ्ट लंबी होगी उतने उसके क्रॉसों के एंगल थोड़े ज़्यादा भी हों तो वो ईजी होते हैं, टूटता नहीं है, जोर नहीं उनके ऊपर डालती। तो ये अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल अगेन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि बैलेंस ऑफ वेट, मैंने उस वक़्त भी कहा कि मैं गाड़ी के वज़न की बात नहीं कर रहा। गाड़ी का वज़न तो ऑब्वियसली है ही इम्पोर्टेंट ना। अब 2.5 टन की गाड़ी और एक लाइट वेट गाड़ी, वो उनका डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा डिफरेंट किस्म के टेरेन्स में। कहीं पे भारी भारी गाड़ियों को भी फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे जो वज़नी गाड़ियाँ होते हैं, जहाँ पे ग्रिप है, भले चढ़ाई ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो पथरीला इलाका है या उनको टायरों को ग्रिप मिल रहा है तो वज़न का फ़ायदा होता है, वो उसको स्पिन नहीं करने देता वज़न, वो निकल जाती है। और हल्की वेट की गाड़ियाँ वहाँ उछलने लग जाती हैं, बजरी हो, ग्रेवल हो या थोड़ा-सा ऐसे जहाँ ग्रिप ना मिल रहा हो तो वज़न होता नहीं है गाड़ी का, तो छलांगे मारना शुरू कर देती है, उछलना शुरू कर देती है, स्किड करना शुरू कर देती है और जाती नहीं है। लेकिन मोस्टली जो लाइट वेट गाड़ियाँ हैं, उनको कीचड़ में, रेत में, दलदल में, वहाँ पे वो लाइट वेट की वजह से निकल जाती हैं। डेज़र्ट का भी यही फ़ॉर्मूला है कि जब तक आपकी गाड़ी वज़न नहीं डालेगी, अगर टायरों में पावर कम भी हो, किसी वजह से छोटा इंजन है, कुछ है, तो जब वो धंस नहीं रहे होंगे, तो वो निकल जाएगी। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड इंजन्स के साथ भी मैंने गाड़ियाँ देखी हैं, वो फँस जाती हैं रेत में, क्योंकि जो टायर होते हैं दे स्टार्ट डिगिंग, वो खुदाई शुरू कर देते हैं समझो, जब आप ज़ोर देंगे, तो वो खुदाई शुरू कर देते हैं। ये तो हो गई गाड़ी के वेट की बात, लेकिन अगर आप गात बात करें वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो याद रखें, जब भी आपकी गाड़ी के चारों टायरों पे बराबर का वज़न नहीं होगा, आपकी गाड़ी की ऑफ-रोडिंग की कैपेबिलिटी 100% नहीं होगी। मैंने बड़े अच्छे-अच्छे डबल कैबिन देखे हैं, सिंगल कैबिन देखे हैं, डाला खाली होता है, अगले टायर धँसना शुरू कर देते हैं, पिछले टायर स्किड कर रहे होते हैं। बेशक चारों टायर एक तरह के हों, क्योंकि बराबरी पे वज़न डलेगा तो वो निकलेंगे ना, एक-दूसरे की हेल्प करेंगे। पिछले टायर थोड़ा ग्रिप करेंगे तो वो भी उसी गाड़ी के साथ लगे होते हैं, निकाल देते हैं। अगर गाड़ी का पीछे खाली है, आगे बहुत वज़न है, डीज़ल इंजन की वजह से या किसी वजह से, तो वो निकल जाता है। अच्छा, इसके वाइस वर्सा, आपके लाइट वेट पेट्रोल इंजन है मिसाल के तौर पे सुज़ुकी जीप में, पीछे आपने मनों के हिसाब से वज़न डाल दिया है, तो अगले वाले निकल जाएँगे, पीछे धँस जाती है। तो वेट बैलेंस गाड़ी का बहुत ज़रूरी होता है।
इसीलिए अमूमन जब ये मैं डबल कैबिन की मिसाल बार-बार दे रहा हूँ कि जब भी वो ऑफ-रोडिंग करते हैं, तो वो वज़न हो या ना हो, कोई ज़रूरत हो या ना हो, रेत की बोरियाँ बीच में रख लेते हैं, ताकि बराबरी में वज़न डले। फिर जब फँस जाती है, अगर किसी वजह से रेत की बोरियाँ ना रखी हों, तो बंदों को कहते हैं जी पिछले बम्पर पे चढ़ के ज़ोर डालो और वो गाड़ी निकाल लेते हैं। तो बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन एक का बैलेंस जब तक नहीं होगा, आपकी गाड़ी की ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी इफ़ेक्ट होगी।